हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखा था और उनके बारे में हमने स्टडी किया था और हमने सभी फ्लिप फ्लॉप जैसे डी, जेके और टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने स्टडी किया और उन सभी को हमने मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करके भी प्रूव किया था। आज हम देखेंगे जो हमने फ्लिप फ्लॉप पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे उन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस। तो उन्हीं में से एक एप्लीकेशन देता है काउंटर। तो आज हम देखेंगे काउंटर के बारे में और इसमें हम देखेंगे कि काउंटर क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और हम इनको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि काउंटर एक्चुअली में होते क्या हैं। तो काउंटर एक प्रकार के सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस होता है उसको जनरेट करते हैं। कब? जब हम काउंटर पर कोई इनपुट पल्स अप्लाई करेंगे। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कोई इनपुट पल्स अप्लाई करेंगे और उस पल्स के अप्लाई करने के बाद वो एक प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस मतलब सपोज वो 0 से 9 तक काउंट करे या 0 से 1 तक काउंट करे या 9 से 1 तक काउंट करे, तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस को काउंट करता है। तो ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट को हम क्या बोलते हैं? काउंटर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर n फ्लिप फ्लॉप है तो ये टोटल कहां तक काउंट करेगा? टोटल ये काउंट करेगा 2n काउंट्स। मगर कहां से कहां तक? ये काउंट करता है 0 से लेके 2n-1। मतलब अगर हम n इक्वल टू 3 लें, मतलब अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके कोई काउंटर बनाते हैं तो वो कितने काउंट करेगा? 2n, मतलब 2 3 मतलब 8। और ये जो टोटल इतने काउंट रहेंगे और ये कहां से कहां तक काउंट करेगा? 0 से लेके 2n-1 तक। तो 0 और 2 3 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेके 8-1 7। तो 3 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके कितने टोटल काउंट करेगा? ये 8। और ये सीक्वेंस कहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 0 से लेके 7 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 7। तो इस तरीके से ये काउंट करेगा। और अगर ये काउंट 0 से 2n-1 करता है, मतलब 0 से 7 तक अगर ये काउंट करेगा तो ये कहलाता है हमारा अप काउंटर। सिमिलरली अगर ये काउंट करे 7 6 5 4 3 2 1 0, अगर ये इस तरीके से काउंट करेगा तो इसको हम कहते हैं डाउन काउंटर। अब हम इसके देख लेते हैं टाइप्स कि जो काउंटर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम काउंटर को डिवाइड करें ब्रॉड कैटेगरी में तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा असिंक्रोनस काउंटर और एक होता है हमारा सिंक्रोनस काउंटर। अब असिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं? तो जैसे कि यहाँ पर ये लॉजिक डायग्राम बना हुआ है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम क्लॉक प्रोवाइड करा रहे हैं वो पहले फ्लिप फ्लॉप पर दे रहे हैं और उसके बाद अगला जो फ्लिप फ्लॉप है उसको हम क्लॉक दे रहे हैं पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। और इसके अपोजिट सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, यहाँ पर हम सभी फ्लिप फ्लॉप पर एक साथ क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमने यहाँ से क्लॉक दी और यही क्लॉक ये फ्लिप फ्लॉप पहले पर भी जाएगी और ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप पर भी यही क्लॉक जाएगी। अब यहाँ पर हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि एमएसबी क्या होता है, एलएसबी क्या होता है, क्योंकि अगर हमने एमएसबी एलएसबी गलत काउंट कर लिया तो जो हमारा जो सीक्वेंस काउंट है वो गलत हो जाएगा। तो जहां पर हम सबसे पहले क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहली क्लॉक कहां पर दी? इस फ्लिप फ्लॉप को दी, तो इसका जो आउटपुट कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा एलएसबी। और ये जो सबसे आउटमोस्ट जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा उसका जो आउटपुट होगा वो कहलाएगा एमएसबी। सिमिलरली यहाँ पर भी सिंक्रोनस काउंटर के केस में सबसे पहले क्लॉक कहां पे जा रहा है? इस फ्लिप फ्लॉप पर, तो ये हमारा कहलाएगा क्या? एलएसबी। और ये जो आउटमोस्ट जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा उसका आउटपुट क्या कहलाएगा? एमएसबी। तो हम ये क्लॉक की पोजीशन देखकर पता कर सकते हैं कि जो हमारा काउंटर है वो असिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हम अगर इस सर्किट का एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम 2 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2। तो n की वैल्यू अगर 2 है तो टोटल जो काउंट सीक्वेंस होंगे वो कितने होंगे? 4। और ये काउंट कहां से कहां तक करेंगे? 0 से 2n-1, मतलब 0 से
3 मतलब 0 1 2 और 3। तो ये हमारा कितनी स्टेट काउंट करेगा? टोटल 4। तो जितनी स्टेट हमारा काउंटर काउंट करेगा वो उसका क्या कहलाता है? मोड। तो एक और यहां से टर्म निकल कर आती है मोड ऑफ ए काउंटर, की मोड क्या होता है किसी काउंटर का। तो जितनी वो स्टेट काउंट करता है वो उसका मोड कहलाता है। तो जैसे अगर हम इन सर्किट का एग्जांपल लें तो इन सर्किट के द्वारा कितना सीक्वेंस काउंट हो रहा है? 4। तो इन सर्किट का जो मोड होगा वो क्या होगा? 4। तो इस सर्किट को हम बोलेंगे मोड 4 काउंटर। तो अगर ये जो लॉजिक सर्किट है ये काउंट करे 0 1 2 3 मतलब 0 से 3 तक काउंट करता है, तो कंप्लीटली हम इसको क्या बोलेंगे? असिंक्रोनस अप काउंटर, या हम बोले असिंक्रोनस मोड 4 अप काउंटर। तो ये हुआ पहला कैटेगराइजेशन। अब एक और तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एक होता है हमारा क्या? बाइनरी काउंटर, और एक होता है हमारा नॉन बाइनरी काउंटर। अब बाइनरी काउंटर और नॉन बाइनरी काउंटर क्या होते हैं? तो बाइनरी काउंटर मतलब जो एक पर्टिकुलर बाइनरी सीक्वेंस को जनरेट करे, जैसा कि यहाँ पर जनरेट हो रहा है 0 1 2 3। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाइनरी काउंटर। बट अगर वो इस तरीके से जनरेट करता है कि सपोज 0 2 3 1, तो ये कोई सा एक सीक्वेंस नहीं बन रहा, बट ये काउंट तो कर रहा है बट एक सीक्वेंस में काउंट नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बाइनरी काउंटर। तो अब हम अगर इस लॉजिक सर्किट को एक नाम दें कंप्लीट, तो इसका जो कंप्लीट नाम होगा वो होगा असिंक्रोनस मोड 4 बाइनरी अप काउंटर। सिमिलरली अगर ये काउंट करे 3 2 1 0, तो इसको हम बोलेंगे असिंक्रोनस मोड 4 बाइनरी डाउन काउंटर। तो इस तरीके से हम काउंटर को कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किसी काउंटर को कैसे डिजाइन करते हैं। तो आज हम सीखेंगे असिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करना, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करना। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी काउंटर को डिजाइन करना बहुत ही इजी होता है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके हेल्प से आप किसी भी काउंटर को बड़े आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो बाइनरी काउंटर हो, नॉन बाइनरी काउंटर हो, अप काउंटर हो, डाउन काउंटर हो, या कोई सा भी काउंटर हो। आप इन स्टेप्स का यूज करके आसानी से उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे असिंक्रोनस काउंटर के बारे में, और यहाँ पर हम देखते हैं मोड 8 अप काउंटर। तो मोड 8 अप काउंटर को हम कैसे डिजाइन करेंगे? तो जैसे हमको ये काउंटर डिजाइन करना है मोड 8, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मोड 8 काउंटर डिजाइन करने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो मोड 8 मतलब ये कितनी स्टेट काउंट करेगा? 8। ठीक है, और हमको सपोज काउंट सीक्वेंस भी दे दिया है कि जैसे काउंट सीक्वेंस कर रहा है ये 0 से 1 1 से 2 एंड सो ऑन। तो 8 स्टेट को काउंट करने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास n फ्लिप फ्लॉप है तो ये टोटल कितने सीक्वेंस काउंट करता है? 2n। तो अगर मैं यहाँ से देखूं कि हमको मोड 8 चाहिए, मतलब हमारा जो टोटल काउंट सीक्वेंस है कितना? 8 है। और अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर रखूं तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी n की, वो क्या आएगी? 3। मतलब हमको टोटल कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 3। तो 3 फ्लिप फ्लॉप से हम मोड 8 काउंटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया कि हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। अब सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दे दिया जाता है मोड 10 काउंटर। अब इस काउंटर को डिजाइन करने के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? तो अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या है? n इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं n इक्वल टू 2 और 2 रेज टू पावर n, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं n इक्वल टू 3 रखता हूं तो 2 रेज टू पावर 3 कितना आ रहा है हमारा? 8। और सिमिलरली अगर मैं n इक्वल टू रखता हूं 4, 2 रेज टू पावर 4 कितना आएगा? 16। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम n इक्वल टू 3 मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो ये टोटल कितनी स्टेट काउंट करेगा? 8। बट हमको कितनी काउंट करवानी है? 10। और जब मैं n इक्वल टू 4 रखता हूं तो हमारी टोटल स्टेट कितनी आती है? 16। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 फ्लिप फ्लॉप से हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमको मिनिमम 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे तब ये इतनी स्टेट काउंट कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर हमको मोड दिया है तो हम पता कर सकते हैं कि हमको उस मोड के काउंटर को डिजाइन करने के लिए
कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी काउंटर को डिजाइन करने के लिए हमको कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर कि मोड 8 काउंटर डिजाइन करने के लिए हमको 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये हमारा हो गया सी फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा बी और ये ए, हमने इनको नाम दे दिए। तो जैसे हम जेके से इसको बना रहे हैं, तो यदि अगर हम पिछले लेक्चर में जो जेके फ्लिप फ्लॉप देखा था उसकी फंक्शन टेबल को अगर हम देखें तो उस फंक्शन टेबल के अकॉर्डिंग जब जे और के पर 1-1 रहता है तब जो हमारा आउटपुट है वो क्या करता है, टॉगल करने लगता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके जेके फ्लिप फ्लॉप वाला लेक्चर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक छोड़ के रखी है, तो वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप काउंटर का बेसिक पार्ट होता है। जब तक आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बेसिक पता नहीं होगा आपको काउंटर डिजाइन करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले फ्लिप फ्लॉप वाले लेक्चर उनको जरूर देखें और फिर यहाँ पर इनको डिजाइन करें। तो जेके पर जब भी 1-1 रहता है तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, टॉगल करने लगता है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी है, और वो भी कौन सी क्लॉक दी है, तो ये क्लॉक सिग्नल क्या होते हैं इनके बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उस वीडियो की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, तो वहां से आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर एक बबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो क्लॉक यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और सबसे पहले हम क्लॉक यहाँ पर दे रहे हैं। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा होगा क्या, एलएसबी। सिमिलरली अगले वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक कहाँ से मिल रही है, जो पहला फ्लिप फ्लॉप था उसके आउटपुट से। सिमिलरली जो हमारा लास्ट फ्लिप फ्लॉप है इसको क्लॉक कहाँ से मिल रही है, जो हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट से, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जो हमारा आउटर मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है ए, उसका जो आउटपुट है वो कहलाता है हमारा क्या, एमएसबी। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सिग्नल हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रीसेट और क्लियर। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ओवरराइड इनपुट। इनके बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक छोड़ के रखी है, आप वहां से इसके बारे में देख सकते हैं। ये जो ओवरराइड इनपुट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी काउंटर डिजाइन में। इनका हम इंपॉर्टेंस आगे देखेंगे। तो ये हमने तीनों फ्लिप फ्लॉप का जो कनेक्शन है वो कर दिया है, काफी इजी है। बस हमको यहाँ पर जेके पर 1-1 देना है। अगर हमको क्यूसी देखना है तो हम यहाँ से एक आउटपुट निकाल लेंगे, क्यूबी देखना है तो यहाँ से एक आउटपुट निकाल लेंगे, और क्यूबी देखना है तो यहाँ से एक आउटपुट निकाल लेंगे। तो अब अगर हम इस सर्किट की वर्किंग को समझें तो ये कैसे काउंट सीक्वेंस जनरेट करेगा, तो आइए इसको हम समझ लें। तो जैसे सबसे पहले हमने क्लॉक दी 0, तो सभी जो आउटपुट हैं क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी, इन पर क्या है, 0-0 है ये। और जैसे ही पहली क्लॉक आई, फर्स्ट क्लॉक, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जेके पर 1-1 है, और ये जो कौन सा है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो जैसे ही जेके पर 1-1 आता है तो जो हमारा क्यूसी है वो क्या करने लगेगा, टॉगल करने लगेगा। तो ये क्यूसी क्या हो जाएगा, टॉगल करेगा। ठीक है, अब ये क्यूसी पर हमारा क्या आ गया, 1, और ये 1 यहाँ पर जाएगा, इसके क्लॉक की तरह काम करेगा, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करेगा। बट यहाँ पर हम यूज क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। मतलब जब क्लॉक 1 से 0 होगी तब हमारा ये फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस स्टेट क्यूबी पर क्या थी, 0। तो इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट पहले 0 था वह अब भी 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक क्या आ रही है, 1। ये रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब ये क्लॉक सिग्नल या यहाँ पर जो इनपुट 1 से 0 होगा तब। सिमिलरली प्रीवियसली क्यू पर क्या था, 0, तो ये 0 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, क्लॉक चेंज नहीं हो रही है, 0 पर स्टेबल है। तो इसका जो आउटपुट है पहले क्या था, 0, तो अब भी 0 ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्लॉक आने पर क्या होगा। तो सेकंड जब क्लॉक आएगी तो ये जो सी फ्लिप फ्लॉप है ये तो हमेशा टॉगल ही करेगा, क्योंकि सबसे पहले क्लॉक यहीं पर आ रही है। तो क्यूसी अब क्या हो जाएगा, 0। तो क्यूसी पर प्रीवियसली क्या स्टोर हो गया, 1 था, अब ये 1 से क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ पर पहले 1 था और अब यहाँ पर आ गया 0। तो मतलब यहाँ पर ये ट्रांजिशन हुआ है 1 से 0। तो अब क्या होगा, ये जो बी फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बी पर पहले क्या था, 0, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1।
तो यहाँ पर ये हो गया 0 से 1, तो बी का जो आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर जो क्लॉक सिग्नल है वो चेंज हो रहा है 0 से 1, बट ये जो फ्लिप फ्लॉप है रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब क्लॉक हमारा 1 से 0 चेंज होगा, या जो हमारा आउटपुट है 1 से 0 चेंज होगा। तो अगेन जो हमारा क्यूए पर पहले 0 था वही अब भी रहेगा। अगला देख लेते हैं थर्ड क्लॉक आने पर क्या होगा। तो थर्ड क्लॉक आने पर क्यूसी अब क्या हो जाएगा 0 से 1, मतलब यहाँ पे जो क्लॉक है वो कैसे चेंज हो रहा है 0 से 1। तो अगेन जो हमारा आउटपुट है 0 से 1 हो रहा है, तो ये फ्लिप फ्लॉप अगेन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो क्यूबी पर जो पहले से स्टोर्ड है वही अगली स्टेट में भी रहेगा। तो क्यूबी पर पहले क्या था 1, तो यहाँ पर भी ये 1 ही आएगा। और यहाँ पर क्लॉक अगेन क्या था पहले 0, तो अगेन यहाँ पर 0 से 1 हो रहा है, तो फिर से ये जो क्यू है फिर से 0 पर ही रहेगा। तो ये थर्ड क्लॉक में इतनी स्टेट तक आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्लॉक आने पर क्या होगा। तो फोर्थ क्लॉक आने पर अगेन अब ये क्यूसी फिर 1 से 0 हो जाएगा, तो ये 1 से 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 1 से 0 होगा तो जो हमारा बी है ये भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं। तो अब हमारा आउटपुट क्या हो गया चेंज 1 से 0। तो पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा 0। तो अब ये भी क्यूबी भी हमारा 1 से 0 हो गया, तो यहाँ का जो क्लॉक है वो भी 1 से 0। अब यहाँ पर क्या होगा, ए जो फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट भी चेंज होगा। तो यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा 0 से 1, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1। तो इस तरीके से ये काउंट सीक्वेंस जनरेट करते रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये काउंट सीक्वेंस बना के रखा है। तो जैसे अगर हम फिफ्थ क्लॉक पे देखें तो पांचवी क्लॉक में क्या हो रहा है, जो हमारा क्यूसी है वो कैसे चेंज हो रहा है 0 से 1। तो ऑब्वियस सी बात है जो क्यूबी है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, पुरानी जो स्टेट थी 0 उसी पर रहेगा। यहाँ पर भी जो क्यूबी है हमारा 0 से 0 ही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू ए के आउटपुट पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिक्स क्लॉक में क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा क्यूसी चेंज हो रहा है 1 से 0। ये क्यूसी क्यूबी के लिए इस बी फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो अब जो क्यूबी का आउटपुट है वो चेंज होगा 0 से 1, जैसा कि यहाँ पर ये हो गया है। अब क्यूबी हमारा 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो अगेन ये जो क्यूए है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब चेंज 1 से 0 होगा तब। तो यहाँ पर जो क्यूए का आउटपुट अगेन क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अगली क्लॉक में देख लेते हैं सेवंथ क्लॉक में। तो अब जो हमारा क्यूसी है वो क्या हो जाएगा 0 से 1। तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 से 1 हो रहा है, तो जो हमारा क्यूबी है उसके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 रहेगा। और यहाँ पर ये 1 से 1 हुआ है, तो अगेन क्यूए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी 1 ही रहेगा। तो ये हमारा आउटपुट क्या हो गया 1। अब अगली क्लॉक आएगी तो ये हमारा क्यूसी 1 से 0 हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इसको देख के क्यूबी भी चेंज हो गया 1 से 0, और इस क्यूबी को देख के क्यूए का आउटपुट भी चेंज हो गया 1 से 0। तो इस तरीके से अगली जब नवी क्लॉक आएगी तो फिर से ये सीक्वेंस रिपीट होने लगेगा। तो ये टोटल कितने काउंट कर रहा है 0 से लेके 7 तक, और उसके बाद ये स्टेट रिपीट हो रही है। तो ये हमारा कहलाता है मोड 8 बाइनरी अप काउंटर। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है कि हम डाउन काउंटर कैसे बनाएं, मतलब जो डाउन सीक्वेंस होता है उसको कैसे काउंट करवाएं। तो इसी सर्किट से हम डाउन काउंटर भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। एक्चुअली डाउन काउंटर बनाने के काफी तरीके होते हैं, उनमें से हम एक तरीका यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम आउटपुट कहां से ले रहे थे, इसके नॉर्मल आउटपुट से, क्यूसी क्यूबी और क्यूए से। तो हमको सीक्वेंस कौन सा मिल रहा था, अब सीक्वेंस मिल रहा था। अब अगर हम पूरा अरेंजमेंट वैसा का वैसा रखें और सिर्फ आउटपुट इसके जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है यहां से लें, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट सी से आउटपुट लिया, क्यूबी कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट लिया, और यहाँ पर क्यूए कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट लिया। तो अब ये जो काउंट सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट होगा वो जस्ट इसका अपोजिट, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले ये कौन सा काउंट करेगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 0 एंड अगेन 7। तो इस तरीके से ये कौन सा सीक्वेंस काउंट कर रहा है, डाउन सीक्वेंस। तो सिंपली हम इसके कॉम्प्लीमेंट से अगर आउटपुट ले लेंगे तो हमको डाउन काउंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा अप काउंटर बनाना और डाउन काउंटर बनाना और नॉर्मल बाइनरी काउंटर बनाना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोड 6 काउंटर। मोड 6 काउंटर को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है मोड 6 हमको बनाना है। तो अगर हम 2n इससे निकालें तो 2 अगर हम n इक्वल टू 2 रखें तो 2 कितना होगा 4। ऑब्वियस सी बात है 2 फ्लिप फ्लॉप से हमारा काम नहीं हो पाएगा। अगर हम देखें n इक्वल टू 3 तो 2 कितना आएगा 8। तो ऑब्वियस सी बात है हमको मिनिमम 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे मोड 6 काउंटर बनाने के लिए। अब इसको हम नॉन बाइनरी काउंटर भी कहते हैं। अब ये काउंट तो कर रहा है 0 1 2 3 4 5, बट अगर हम देखें हम यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं 3। तो 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए टोटल स्टेट कितनी होती 8, 0 से 7, बट ये काउंट कहाँ तक कर रहा है केवल 0 से 5। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है नॉन बाइनरी काउंटर, क्योंकि ये फुल बाइनरी सीक्वेंस तक काउंट नहीं करेगा। तो ये हमारा कहलाएगा असिंक्रोनस मोड 6 नॉन बाइनरी काउंटर। तो ये हमको सीक्वेंस दिया है 0 1 2 3 4 5 एंड अगेन 0। तो इस सीक्वेंस को डिजाइन करने के लिए हमको 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो ये हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर बना लिए जेके फ्लिप फ्लॉप, और तीनों फ्लिप फ्लॉप के जेके इनपुट पर हमने 1 दे दिया। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारा QC फ्लिप फ्लॉप है या हम बोले C फ्लिप फ्लॉप है, इस पर हमने सबसे पहले क्लॉक दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा LSB। सिमिलरली ये जो आउटर मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है ये हमारा क्या कहलाएगा MSB। तो यहाँ तक एज इट इज हमको जैसा हमने अभी मोड 8 काउंटर में किया था वैसा ही करना है। बट अब यहाँ से बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है कि अब हम ये चाहते हैं कि ये केवल 5 तक काउंट करे, और इसके बाद जैसे ही 6 स्टेट आए, छठी स्टेट आए, तो ये इस स्टेट पर ना जाकर कहां पर आए 0 पर। तो अब यहाँ पर ये जो हमने ओवरराइड इनपुट पढ़े थे प्रीसेट और क्लियर, अब ये यहाँ पर पिक्चर में आएंगे। तो इनका कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो हमारे ओवरराइड इनपुट हैं ये सभी जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक्टिव लो सिग्नल है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो 5th स्टेट है 101, इसके बाद जैसे ही 110 आए यहाँ पर आउटपुट पर, ये फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट हैं 110 पर ना रहकर कहां पर 00 पर पहुंच जाए। मतलब 110 आने के बाद ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाए रीसेट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना, एक नैंड गेट लेना है और यहाँ से ये जो QA QB और जो QC का आउटपुट है उसको इस नैंड गेट के इनपुट पर देना है, मगर कब देना है ये इंपॉर्टेंट है। और इस नैंड गेट के आउटपुट को हम इन तीनों फ्लिप फ्लॉप के क्लियर इनपुट पर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही इनके जो भी आउटपुट रहेगा QC QB और QA पर, ये जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर हम देखें हमको चाहिए कि ये 5th स्टेट के बाद जैसे ही 110 आए तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएं क्लियर हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो नैंड गेट का आउटपुट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो क्लियर सिग्नल है ये हमारे क्या है एक्टिव लो सिग्नल है, और एक्टिव लो के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए लो सिग्नल, तभी ये क्या होंगे क्लियर होंगे। तो इस नैंड गेट का आउटपुट 0 कब आएगा, जब यहाँ के तीनों इनपुट क्या होंगे 1 होंगे, तब इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं QA QB तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने उनको एज इट इज यहाँ पर इस नैंड गेट के इनपुट पर दे दिया। बट जो QC है वो हमारा क्या है 0 है, तो इस 0 को हम एक इन्वर्टर के थ्रू पास करते हैं और उसके बाद इस नैंड गेट के इनपुट पर देते हैं। तो अब इस नैंड गेट के तीनों इनपुट पर क्या आ गया 1 1, मतलब अब इस गेट का आउटपुट क्या होगा 0, और ये 0 इन तीनों क्लियर इनपुट पर जाएगा। तो जैसे ही इस स्टेट के बाद ये स्टेट आएगी, तो इस स्टेट के आने के बाद ये जो हमारा नैंड गेट है ये एक एक्टिव लो सिग्नल इस क्लियर इनपुट पर देगा, और ये हमारे सारे फ्लिप फ्लॉप हैं वो क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे, मतलब रीसेट हो जाएंगे, या हम बोले इनका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा जो काउंट सीक्वेंस है वो क्या होगा 0 से केवल 5 तक रहेगा, और 5 के बाद फिर ये 0 हो जाएगा। ये छठी स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इस तरीके से हम मोड 6 या किसी भी मोड को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। ये जितने एग्जांपल हम देख रहे हैं इन सभी को हम मल्टीसिम में वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी केवल हम इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा इससे अलग। तो जैसे कि यहाँ पर हम मोड 5 काउंटर लिखा है, बट इससे हमको
ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा सीक्वेंस काउंट करवाना है। अगर हमको काउंट सीक्वेंस स्पेसिफाई नहीं है तो आप मानिए 0 से 5 काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 अगेन 0। बट अगर आपको काउंट सीक्वेंस स्पेसिफाई है जैसा कि यहाँ पर 2 3 4 5 6 तो और 6 के बाद अगेन 2, तो हमको अब ये काउंट सीक्वेंस जनरेट करवाना है। अब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब ये शुरू हो रहा है 2 से, और ये 2 से ये जा रहा है 6 तक और 6 से फिर 2 पर। तो ये काउंट सीक्वेंस अब हमको यहाँ पर जनरेट करवाना है। तो अगेन ये जो काउंटर है इसका अगर हम नाम देखें तो इसका काउंटर का नाम क्या होगा, असिंक्रोनस नॉन बाइनरी मोड 5 अप काउंटर, क्योंकि ये अप काउंट कर रहा है 2 3 4 5 6। तो इसको भी हम डिजाइन कर लेते हैं, तरीका वही है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये टोटल कितनी स्टेट काउंट कर रहा है, 5। तो 5 स्टेट काउंट कराने के लिए हमको टोटल कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 3। तो ये हमने यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप बना लिए हैं और तीनों फ्लिप फ्लॉप के जेके इनपुट पर हमने 1 1 दे दिया है। और ये जो हमारा सी फ्लिप फ्लॉप है सबसे पहले हमने क्लॉक इसको दी है तो ये हमारा LSB होगा, और आउटर मोस्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट हमारा MSB होगा। तो यहाँ तक तो एज इट इज है, जैसा हमने मोड 8 काउंटर में किया था वैसा ही। अब अगेन मोड 8 काउंटर तो हम डिजाइन कर नहीं रहे हैं, हमको डिजाइन करना है कि ये वाला सीक्वेंस यहाँ पर ये जनरेट करे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखें ये जो स्टेट है 6, इसके बाद कौन सी स्टेट आती है 7। बट हम क्या चाह रहे हैं, ये स्टेट आने के बाद ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट ना हो, 0 0 पर ना जाए, कहां पर जाए 0 1 0 पर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पिछले सर्किट में हमने केवल क्लियर सिग्नल को यूज किया था, अब यहाँ पर ये प्रीसेट सिग्नल भी यूज होगा। प्रीसेट का मतलब क्या होता है इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप इस ओवरराइड इनपुट प्रीसेट और क्लियर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि इस 6 स्टेट के बाद ये 0 0 ना होके कहां पर आए, यहाँ पर आए। मतलब ये जो हमारा बी फ्लिप फ्लॉप है QB वो हमारा क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, और बाकी के दोनों रीसेट होने चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पर एक NAND गेट यूज करेंगे, और जैसे ही ये 6 स्टेट पर पहुंचेगा काउंट करते करते और ये अगली स्टेट पर आएगा 1 1, तो यहाँ पर QA QB और QC तीनों 1 1 हो गए। अब ये 1 1 आने के बाद क्या होना चाहिए कि ये दोनों फ्लिप फ्लॉप QC और QA ये होने चाहिए क्या, क्लियर। तो इनको हमने क्लियर से कनेक्ट कर दिया इसके आउटपुट को, और ये जो QB है ये क्या होना चाहिए, सेट। तो इसका जो आउटपुट है इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, प्रीसेट से। तो अब होगा क्या कि जैसे ही ये 7th स्टेट आएगी 1 1 1, तो इसका जो NAND गेट का आउटपुट है ये 0 इन दो फ्लिप फ्लॉप पर जाएगा। इसके कारण जो QA और QC है ये हो जाएंगे क्लियर, और इसका आउटपुट हमने इस पर भी दे के रखा है QB पर, तो ये हो जाएगा सेट। इसका जो आउटपुट होगा क्या, 1। तो अब ये जो सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर काउंट करने लगेगा। कैसे, तो जैसे ही QA QB QC पर 1 1 आएगा, ये 1 1 इस NAND गेट के इनपुट पर आएंगे और इसके कारण इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0, और ये 0 को हम देंगे QC और QA पर। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये दोनों हो जाएंगे क्लियर, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इसी NAND गेट का आउटपुट को हमने देखे रखा है इस QB के प्रीसेट पर। इसके कारण जो QB है वो क्या हो जाएगा, सेट 1। तो अब ये जो फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट है ये कैसा सीक्वेंस जनरेट करेगा, इस तरीके का सीक्वेंस जनरेट करेगा कि ये 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 एंड अगेन ये 2। ये 0 पर नहीं जाएगा क्योंकि हमने इस NAND गेट के थ्रू इसका जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस को काउंट करा सकते हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कब क्लियर करना है और कब सेट करना है। तो ये हुआ हमारा मोड 5 काउंटर। अब ये जो हमने यहाँ पर काउंटर्स देखे इन्हीं को हम मल्टीसिम में प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि वाकई में इस तरीके का अरेंजमेंट करने से ऐसे ही काउंट सीक्वेंस जनरेट होता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला काउंटर डिजाइन करते हैं, कौन सा, मोड 8 अप काउंटर। तो इसके लिए हमको 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जेके फ्लिप फ्लॉप की आईसी कौन सी होती है, काफी आईसी देखी थी जिसमें से हम एक यहाँ पर यूज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम किसी भी कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ पर हम डालेंगे 74LS112। तो ये हमारा क्या होता है, डुअल जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, तो हम ये यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो न्यू ले रहे हैं तो हम यहाँ पर न्यू ए सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर U1 से ही हम B सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये डुअल है इसलिए ये इस तरीके से पूछता है। अगेन हम न्यू A ले लेते हैं। तो ये हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हमने प्लेस कर दिए, जैसे U1A, U1B और ये दूसरी IC का एक हम यूज कर रहे हैं U2A। अब कनेक्शन कर देते हैं। JK पर हमको क्या देना है, 11। तो 11 देने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे प्लेस सोर्स, डिजिटल सोर्स और यहाँ से हम इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं JK से, या इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। और JK को हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक ही टर्मिनल से। सिमिलरली इस JK को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और इस K को यहाँ पर और इस फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर और इस K को यहाँ पर। तो हमने ये JK पर दे दिया 1, इसको कर देते हैं 1। अब हमको देना है क्लॉक सिग्नल। तो अगेन हम जाएंगे प्लेस सोर्स और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डिजिटल क्लॉक और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर इस क्लॉक सिग्नल से। और इसका जो आउटपुट है U1A का, इसको हम इस वाली क्लॉक से जोड़ देंगे। सिमिलरली इसका जो आउटपुट है इसको इस वाली क्लॉक से। तो ये इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने कर दिया है। अब हमको आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ क्योंकि ये सर्किट काफी बड़ा होने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर दिया है। अब हमको आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम जाते हैं प्लेस इंडिकेटर में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्रोब और यहाँ से हम कोई सा भी प्रोब ले लेंगे। जैसे हमने ये ब्लू प्रोब ले लिया है और 3 प्रोब यहाँ पर लगा देंगे। ये हमने तीनों प्रोब यहाँ पर लगा दिए। तो ये हमारा रहेगा क्या, LSB। तो इस प्रोब को हम कनेक्ट करेंगे LSB से। तो इसका हम नाम रख देते हैं क्या, QC। इसका नाम रख देते हैं हम QB और इसका नाम रख देते हैं हम QA। तो ये हमारा MSB है। तो MSB को हम कर देते हैं MSB से कनेक्ट। सिमिलरली QB को हम कनेक्ट कर देते हैं इस B से। ये हमारा QC और QC को हम कनेक्ट कर देते हैं QC से। तो ये हमारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब ये जो हमारे ओवरराइड इनपुट हैं प्रीसेट और क्लियर, अब इनका क्या करना है। तो इसकी हम डेटा शीट देखते हैं 74LS112 की, कि इनको ऐसे खाली छोड़ना है कि इनको किसी से कनेक्ट करना है। तो इसकी डेटा शीट भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारी 74LS112 की डेटा शीट है। तो इसमें अगर हम इसका फंक्शन टेबल देखें तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फंक्शन टेबल के अनुसार अगर हमको इसको एज ए टॉगल काम कराना है, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं JK पर हाई है और जो हमारा प्रीसेट और क्लियर है इस पर भी हमको हाई इनपुट देना है, तब ये टॉगल की तरह काम करेगा। तो जो हमने सर्किट डायग्राम बनाया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखें, ये सारे जो ओवरराइड इनपुट हैं ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है। इसलिए हम यहाँ पर इनको हाई दे रहे हैं ताकि ये इनएक्टिव रहे। अगर हम इनको यहाँ पर लो दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, प्लेस सोर्स में जाएंगे और यहाँ से इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट लेंगे, एक यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और एक यहाँ पर, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाले प्रीसेट से और इसका नेट कलर कर देते हैं हम ग्रीन। और अगेन इस वाले प्रीसेट को भी हम इससे कनेक्ट कर देंगे और इस वाले प्रीसेट को भी यहाँ पर। सिमिलरली ये जो क्लियर सिग्नल है इससे कनेक्ट कर देंगे, इस वाले क्लियर को भी और इस वाले क्लियर को भी, और इसकी वैल्यू को हम 1 कर देते हैं क्योंकि हमको ये जो ओवरराइड इनपुट है इनको इनएक्टिव रखना है। तो ऑलमोस्ट हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे और ये देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा सीक्वेंस जनरेट कर रहा है। जब ये ग्लो करेंगे उसका मतलब 1 होगा और ग्लो नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, 0। तो इसको हम रन करते हैं और अब यहाँ पर ये सर्किट रन तो कर रहा है और ये सीक्वेंस भी जनरेट कर रहा है, बट हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्लॉक की फ्रिक्वेंसी रखी है बहुत ज्यादा रखी। तो अगर हम इस क्लॉक की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दें तो ये जो इतने तेजी से ये जो ब्लिंक कर रहे थे वो नहीं होंगे। तो इस क्लॉक की फ्रिक्वेंसी को हम रख देते हैं कितनी, 60 हर्ट्ज कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो अभी भी काफी तेज है। तो अगेन इसकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी को फिर से चेंज करते हैं और कर देते हैं 10 हर्ट्ज। अब इसको रन करते हैं तो ये पहला 0, नेक्स्ट
1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये फिर अगेन ये स्टेट रिपीट होती रहेगी। तो अगर आपको इसका डिजिटल डिस्प्ले भी देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं और फिर से यहाँ पर जाते हैं इंडिकेटर में और यहाँ पर हमको ये हेक्स डिस्प्ले मिलेगा। तो यहाँ से हम कोई सा भी ये हेक्स डिस्प्ले ले सकते हैं। तो जैसे हमने ये ले लिया ब्लू वाला और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब हमारे पास आउटपुट है 3 और इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है 4 का है। तो इसका ये जो होता है एमएसबी होता है, फिर ये अगला एमएसबी, फिर ये और अगेन ये लास्ट में एलएसबी होता है। तो इसको हम कर देंगे एलएसबी से कनेक्ट। तो एलएसबी हमारा क्या है, ये पिंक वाला वायर है तो इसको पिंक से कनेक्ट कर दिया। अगला हमारा ये ब्लू वाला वायर क्यूवी और ये जो हमारा है रेड वाला ये हमारा एमएसबी है तो इसको हमने ये एमएसबी से कनेक्ट कर दिया। और ये जो खाली जो टर्मिनल बचा है इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अगेन प्लेस सोर्स में जाकर पावर सोर्सेस और ये ग्राउंड को यहाँ प्लेस कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल से। अब हम इसको रन करेंगे तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर भी डिस्प्ले होने लगेगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 7 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आसानी से हम यहाँ पर इस हेक्स डिस्प्ले पर इसका काउंट सीक्वेंस देख सकते हैं। अब अगर हमको इसका टाइमिंग वेवफॉर्म भी अगर देखना है तो वो भी हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे सिमुलेट इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लॉजिक एनालाइजर। इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब इस पर हम डबल क्लिक करें तो ये इसका ओवरव्यू है। ये हमारे 3 जो इनपुट हैं C Q T, ये हमारे एक्सटर्नल क्लॉक, क्वालिफायर और ये ट्रिगर और ये हमारे इनपुट है जहाँ पर हम जो भी सीक्वेंस हमको देखना है उनको यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हमको इन तीनों का सीक्वेंस देखना है तो इनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ये 1 को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया LSB से, फिर ये सेकंड वाले को इस वाले टर्मिनल से और ये थर्ड वाले को इस वाले टर्मिनल से। अब ये जो C टर्मिनल है इसको हमको कनेक्ट करना है किससे, क्लॉक सिग्नल से जो हमने यहाँ पर सर्किट में क्लॉक दी है। अब हम इसको रन करते हैं और इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर तो काउंट सीक्वेंस सही से चल रहा है बट यहाँ पर हमको टाइमिंग वेवफॉर्म नहीं मिल रही है। अब ऐसा क्यों है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सेट और जैसा कि यहाँ पर जो क्लॉक सोर्स है ये जो इंटरनल क्लॉक सोर्स यूज कर रहा है बट हम यहाँ पर इसको क्लॉक कौन सी दे रहे हैं, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एक्सटर्नल और इसको ओके कर देंगे। अब इसको हम करेंगे स्टॉप और दोबारा से रन करते हैं। तो ये कुछ टाइम लेता है यहाँ पर स्टेबल होने में। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। अब इसी सीक्वेंस को आपको थोड़ा और अच्छे से देखना है, बड़े स्क्रीन पर देखना है तो यहाँ पर ये जो ग्राफर है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी यही सीक्वेंस आपको जनरेट होते हुए मिलेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा LSB था जो कि हमेशा चेंज हो रहा है 0 1 0 1 0 1 और ये जो हमारा है QB है, QB का आउटपुट कब चेंज हो रहा है, जब हमारा QC है 1 से 0 हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये 1 से 0 हुआ तो हमारा QB भी चेंज हो गया। यहाँ पर भी हमारा जो QC है 1 से 0 हुआ तो फिर से ये चेंज हो गया। और ये हमारा QA है, QA कब चेंज हो रहा है, जब ये दोनों QC और QB दोनों 1 से 0 हो रहे हैं। तो इसको हम स्टॉप कर देंगे। ये हमारी पहली क्लॉक पर जो हमारा सीक्वेंस है 0 0 1। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्लॉक 0 1 0, थर्ड क्लॉक 0 1 1, फोर्थ क्लॉक 1 0 0, फिफ्थ क्लॉक 1 0 1, सिक्स्थ क्लॉक 1 1 0, सेवंथ क्लॉक 1 1 1 और अगेन ये 8th क्लॉक सारे 0 और फिर से ये नई क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फिर से सीक्वेंस रिपीट होने लगेगा। तो इस तरीके से हम आसानी से यहाँ पर टाइमिंग वेवफॉर्म भी देख सकते हैं। तो इसको हम क्लोज करते हैं और इसको भी। तो इस तरीके से ये हमने ये जो सर्किट बनाया था और ये जो सीक्वेंस जनरेट किया था उसको हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया और उसका हमने टाइमिंग वेवफॉर्म भी देखा और उसको प्रूव भी किया। तो ये हुआ हमारा अप काउंटर। अब हम बात करें डाउन काउंटर की। तो थियोरेटिकल एनालिसिस करते वक्त हमने ये देखा था कि इसी काउंटर से हम डाउन काउंटर बना सकते हैं। बस हमको करना क्या है कि जो आउटपुट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट से लेना है। तो इसी सर्किट में हम डाउन काउंटर का सीक्वेंस भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, आउटपुट हमको देखना है यहाँ से, कहाँ से,
कॉम्प्लीमेंट से। तो एक और हम हेक्स डिस्प्ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, MSB। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसका हम सेगमेंट कलर कर देते हैं कुछ भी दूसरा। ये हमारा हो जाएगा QB, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं QB से, और ये हो जाएगा हमारा QC। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, और जो एक टर्मिनल बचा हुआ है इसको हमको करना पड़ेगा किससे कनेक्ट, ग्राउंड से। तो एक ग्राउंड ले लेते हैं और इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये अप सीक्वेंस दिखाएगा और यहाँ पर ये डाउन सीक्वेंस। तो देखिए ऐसा यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0। तो एक ही काउंटर से हम अप और डाउन काउंटर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर आसानी से देखने को मिल रहा है। सिमिलरली इसका टाइमिंग वेवफॉर्म भी आप देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, ये जो आउटपुट है इसको इनके इनपुट पर दे देना है, तो आपको इनका जो टाइमिंग वेवफॉर्म है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मोड 8 अप एंड डाउन काउंटर। नेक्स्ट देखते हैं मोड 6 काउंटर, जो हमने देखा था कि 0 से 5 तक काउंट करे और जैसे ही छठी स्टेट आए वो रीसेट हो जाए। तो उसको भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा मोड 6 काउंटर था। तो मोड 6 के लिए हमने एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट यूज किया था यहाँ पर, नैंड गेट। तो ये जो हमने पहले सर्किट बनाया था इसी को हम मॉडिफाई करते हैं और मोड 6 को डिजाइन करते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी हाल फिलहाल, और इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अब हमको एक चाहिए रहेगा नैंड गेट। तो इसके लिए हम जाते हैं किसी भी कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे नैंड। और हमको कितने इनपुट का नैंड गेट चाहिए, 3 इनपुट नैंड गेट। तो ये हमने 3 इनपुट नैंड गेट यहाँ से लेकर प्लेस कर दिया। अब जो हमारा सर्किट डायग्राम था, तो इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा QA, QB और QC है उसको हमको इस नैंड गेट के इनपुट पर देना है। तो QA हमारा ये वाला टर्मिनल है, तो QA को तो हमको एज इट इज कनेक्ट करना है, तो इसको एज इट इज कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली QB को भी हमको एज इट इज कनेक्ट करना है, तो ये हमने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। अब QC को हमको एक इन्वर्टर के थ्रू पास करके यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो एक नॉट गेट भी हम ले लेते हैं यहाँ से, अगेन ऑल ग्रुप्स, और ये नॉट गेट इसको यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। और इस नॉट गेट के इनपुट पर हम देते हैं ये QC, और इस QC का आउटपुट को हम दे देते हैं यहाँ पर नैंड गेट के तीसरे इनपुट पर। अब इस नैंड गेट का जो आउटपुट है इसको हमको ये जो क्लियर सिग्नल है इस पे देना है। तो इसके लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा डिलीट हो गया, और ये जो नैंड गेट का आउटपुट है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सर्किट हमारा अब कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या होगा, ये जो काउंट करेगा कैसा, 0 से 5 तक और 5 के बाद फिर 0। तो देख लेते हैं हम, ये इसको हम रन करेंगे। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 0। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये 6 तक पहुंच रहा था, बट वहां पर स्टेबल नहीं हो पाया, और जैसे ही 6 पर आने वाला था क्या आ गया, 0। तो ये काउंट कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से 5 तक, और 5 के बाद फिर ये 0। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम मोड 6 काउंटर को यहाँ पर बना सकते हैं, जो हमने थ्योरेटिकली एनालिसिस अभी किया था। तो इसको स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सर्किट हमारा क्या था, ये वाला काउंटर, कि हम ऐसा काउंटर बनाए कि ये इस सीक्वेंस को काउंट करे, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगेन हम इसी सर्किट में मॉडिफाई करेंगे और इसी सर्किट में हम इस काउंटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको हमने क्या करना है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस वाले क्लियर सिग्नल को हमको, ये जो नैंड गेट है इसका आउटपुट हमको केवल ये दो QC और QA के क्लियर पर देना है, और ये QB के प्रीसेट पर देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो ये हमारा हो जाएगा, और एक वायर लेते हैं वायर, और इसको हम यहाँ से QB से लेंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस नैंड गेट के आउटपुट पर। बट हमको केवल इस पर ये देना है, तो ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एक तो ये और एक ये टर्मिनल, और इस टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, इससे, क्योंकि इनको हमको खाली नहीं छोड़ना है। जो टर्मिनल नैंड गेट के लिए यूजफुल हैं उनको हमने नैंड गेट से कनेक्ट कर दिया है, और जिनको नैंड गेट से कनेक्ट नहीं करना है उनको खाली नहीं छोड़ेंगे। उनको जैसे हमने पहले इनएक्टिव रखा था वैसे ही यहाँ पर इनएक्टिव रखना है। तो अब जैसे ये खाली छूटा है,
तो इसको हमको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हम फिर से यहाँ पर जाएंगे डिजिटल सोर्स, इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, और इसको हम इस वाले क्लियर से कनेक्ट कर देंगे और इसकी वैल्यू कर देंगे 1। और यहाँ पर हमको इस नैंड गेट पर डायरेक्ट QA QB QC देना था, किसी नॉट गेट का यूज नहीं करना है। तो इस नॉट गेट को हम हटा देते हैं और ये जो नैंड गेट का तीसरा इनपुट है इसको डायरेक्ट QC से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सर्किट अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम रन करेंगे। तो अब ये देखिए सीक्वेंस कौन सा जनरेट करता है। तो ये हमने रन किया तो देखिए 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 एंड फिर से ये 2 पर, ना कि ये 0 पर। जैसा कि हमने यहाँ पर थियोरेटिकली देखा था कि ये जो सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 और फिर ये रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ पर भी ये वही सीक्वेंस जनरेट हो रहा है जैसा कि हमने थियोरेटिकली देखा था। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से यहाँ मल्टीसिम में किसी भी काउंटर को डिजाइन करके देख सकते हैं। अभी हमने केवल असिंक्रोनस काउंटर देखे, मोड 8 देखा, मोड 6 देखा और ये मोड 5 भी देख लिया हमने, जो कि 0 से स्टार्ट ना होकर 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है। इसका टाइमिंग वेवफॉर्म भी हम देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि यहाँ पर ये टाइमिंग वेवफॉर्म है। अगर आपको इसको बड़े फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पर ग्राफर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको वही काउंट मिलेगा। तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर टाइमिंग वेवफॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं और ये काउंटर को डिजाइन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज केवल हम असिंक्रोनस काउंटर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोनस काउंटर के बारे में देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thank you, friends.